हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से उसी पुनरावृत्ति में आपका दोस्त आपके अपने प्यारे YouTube चैनल आशा स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। गाइस, आज मैं फिर से डिटर्मिनेंट की क्लास लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जो कि P1 से मैंने डिनोट किया है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों के गुणधर्म। हिंदी वाले भाई साहब बिल्कुल नाराज या निराश ना हो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इंग्लिश वाले भाई साहब समझ लें पहली बात तो क्या मतलब है, मीनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है तो उसकी सारी रो को कॉलम बना दो या सारे कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। सारे कॉलम को रो में या रो को कॉलम में वन टाइम में एक ही बात करनी है आपको। ठीक है ना, चाहे सारे रो को सारे कॉलम में। क्या सेंस है? सारे रो को सारे कॉलम में म्यूचुअली इंटरचेंज करना है, परस्पर परिवर्तित कर देना है। इसका मतलब क्या है गाइस? अगर मैंने कहा पहली रो, जितनी भी रो है, ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में अगर मैं बदल दूं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है जो पहले दिया रहता है। ठीक है, चलिए क्या मतलब है, मैंने क्या बकबक की इतनी देर, देखते हैं इस बात को। अगर मैंने कहा एक डिटर्मिनेंट है डेल, या ए कह लो, कुछ भी कह लो, डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट मैंने कहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक डिटर्मिनेंट आपके पास ये दिखाई दे रहा है। अब इसकी वैल्यू जो कुछ भी होगी, ठीक है, मैंने कहा, मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरी मर्जी, कि इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट कोई वैल्यू होती है, चाहे C1 R1 के अलॉन्ग सॉल्व करो, चाहे R2 के अलॉन्ग, चाहे R3 के अलॉन्ग, चाहे C1 के अलॉन्ग, चाहे C2 के अलॉन्ग, चाहे C3 के अलॉन्ग, किसी रो या किसी कॉलम के अनुदिश आप प्रसरण करोगे तो इसका मान क्या आया? मैंने कहा P आया। तो अब आप अगर इंटरचेंज कर दे, क्या इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दो, मतलब पहली रो ये है R1, ये है आपकी R2, ये है आपकी R3, तो तीनों रो को तीनों कॉलम में बदल दो। ठीक है, चलिए मैं दोनों बार करके आपको दिखा रहा हूं। पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम का पहला एलिमेंट बना दो A1, ये पहली रो का दूसरा है तो पहले कॉलम का दूसरा बना दो। R1 को किस में चेंज कर दिया मैंने? C1 में। R2 को किस में चेंज करो? C2 में। और R3 को किस में चेंज करो गाइस? C3 में। ये मतलब है। ठीक है, तो R1 को C1 में चेंज किया, पहला कॉलम A1 A2 A3। समझ बात आ रही है? दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट बन जाएगा, यहाँ पे B1, फिर दूसरा, ऊपर से नीचे की तरफ पहला दूसरा कहते हैं, इसमें लेफ्ट से राइट पहला दूसरा कहते हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, B1 B2 B3, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप टू बॉटम, इसमें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पहला दूसरा तीसरा होगा, इसमें टॉप टू बॉटम पहला दूसरा तीसरा होगा। ठीक है, इस पे आते हैं, R3 को C3 में चेंज कर देना है, C1 C2 C3। बोलो, ठीक है, तो कह रहे हैं जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो आपके पास गिवन था, उसकी वैल्यू अगर P है, तो अगर आपने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, तब इसकी वैल्यू भी क्या होगी? P ही होगी। मतलब वैल्यू इस डिटरमिनेंट की नहीं बदलने वाली है। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करने P आई थी तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? P आएगी। ये सर जी आप कैसे कह सकते हैं? कुछ नहीं, सबका प्रूफ है। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। मैंने कहा R1 के अलॉन्ग प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, चलिए क्या करेंगे? प्रसरण मतलब विस्तार। तो R1 के लॉन्ग ये क्या होगा? प्लस का साइन A1 हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगी, क्या बचेगा? जो बच रहा है उसको लिख लेंगे,
इसका इसमें मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई B2 C3, इसका इसमें मल्टीप्लाई C2 माइनस C2 B3, ठीक है गाइस। अब A2 पे आते हैं, A2 का साइन माइनस होता है, माइनस A2, फिर ब्रेकर लगाओ सीधा। ये कहाँ का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो जाएगी, सेकंड कॉलम ये बीच वाला जाएगा, ये बचेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई B1 C3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई C1 B3, ठीक है गाइस। अब लास्ट वाला बचा है प्लस का A3, ब्रेकर लगाइए, पहली रो तीसरा कॉलम जाएगा तो ये बचेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। ये आ गई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, जिसको मैंने P कहा था। ये क्या है, टोटल मैंने P मान लिया था, इसको लेट कर लेना, मान लिया मैंने लेट, तो ये वैल्यू आई। अब इसको भी सॉल्व करने पे यही वैल्यू आ जाए, मतलब P ही आ जाए, तब हम कह देंगे कि सारी रो को सारे कॉलम में चेंज करने पे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब अनचेंज रहती है उसकी वैल्यू, जो पहले थी वही बाद में भी रहती है, समझ पाए। या सभी कॉलम को आप रो में चेंज कर दो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है गाइस। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें A1 A2 A3 किस रो में दिख रहा था, पहली रो में। इसमें कहा दिख रहा है A1 A2 A3 पहले कॉलम में दिख रहा है, तो इसको किसके अलोंग ओपन करेंगे, C1 के अलोंग, C1 के अलोंग या अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण मतलब विस्तार करने पे, ओपन करने पे, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। चलिए पहला प्लस का A1, ब्रेकर लगाओ, पहली रो पहला कॉलम जाएगा, सॉरी पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, ये चारों एलिमेंट बच जाएंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस B3 C2, फिर अब ये प्लस हो चुका है दूसरा वाला, ये माइनस का A2 हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकर लगाइए। किस रो का, किस कॉलम का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई B1 C3, ठीक है ना, B3 C1 माइनस का B3 C1। उसके बाद लास्ट वाले पे आते हैं, प्लस का A3, ठीक है, ब्रेकर लगाइए, आंसर पाइए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो बचेगा मल्टीप्लाई, इसका इसमें B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या ये वैल्यू ये इसके इक्वल है, तभी तो P कहेंगे इसको, ठीक है ना। मैंने तो ये प्रॉपर्टी बता दी, इसकी वैल्यू जो P होगी तो रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तब भी कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आता, मतलब वही वैल्यू रहती है, ठीक है। तो देखिए A1 के बाद B2 C3 फिर माइनस B3 C1, इधर सॉरी B3 C2 है तो इसमें B3 इधर हो गया, इसमें इधर कोई दिक्कत, इसको इधर लिख दो, मल्टीप्लाई तो है। अरे भाई 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के इक्वल नहीं होता, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 वो भी 6, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस लगा, माइनस A2 लगा दिया, A2 B1 C3 B3 C1, इसमें C1 B3 क्या दिक्कत है, ठीक है, इक्वल है। ये टर्म्स इसके पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल हो जाए, मतलब पूरा पूरे के इक्वल हो गया। प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2, इसमें B2 C1 हो गया, बस बात खत्म। ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है कि नहीं, तो अगर इसको मैंने P कहा तो ये भी क्या हो जाएगी P, मतलब इंटरचेंज करने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है गाइस, ऑफ स्मॉल साइज। देखिए अब सर जी कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं गाइस, देखिए कॉलम को रो में चेंज मैं कर दे रहा हूं, यहाँ पे C1 को R1 में चेंज कर रहा हूं, C2 को R2 में चेंज कर दो और C3 को R3 में चेंज कर दो, तब क्या होगा, डेल ही रहेगी उसकी वैल्यू डिटरमिन। देखिए ये पहला कॉलम C1, ये C2, ये C3, ठीक है, पहले कॉलम को पहली रो में चेंज करो, ये पहला कॉलम इसको पहली रो में, ये वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो में, चलो पहला तो पहले ही प्लेस पे रहेगा A1, पहले कॉलम का पहला, पहले रो का पहला बन जाएगा, इसको R1 बोलो, ठीक है। पहले कॉलम का दूसरा, पहली रो का दूसरा बनेगा, यहाँ B1 लिखेंगे, फिर ये C1 यहाँ लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, इंटरचेंज करने का सेंस क्या होता है। C2 को R2 में, तो C2 को R2 में लिखो, A2 B2 C2, ठीक है, इससे पहले मैंने बता दिया, ये आपकी R2 हो गई।
फिर R3 लिखते हैं, C3 को उठाओ, R3 वैसे घुमाओ, इधर की तरफ घुमाओ, ऐसे उठा के पटक दो। मतलब इसका कॉलम थर्ड का पहला एलिमेंट रो थर्ड का पहला एलिमेंट होगा A3, इसका दूसरा होगा। इसमें लेफ्ट से राइट चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा कहते हैं, इसमें टॉप टू बॉटम पहला दूसरा तीसरा कहता है, इससे पहले मैंने बता दिया। उसका दूसरा B3 तो इसका दूसरा B3, इसका तीसरा तो इसका तीसरा लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है गाइस, अब देखिए आप फिर से यही मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो इसमें कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तभी यही वैल्यू मिल रही है। देखो इसके अंदर ये पहला पहले के इक्वल, पहले कॉलम का पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। देखो ये सब कुछ इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, पी। आप सॉल्व करके चेक कर लो, चाहे उस तरीके से। ठीक है गाइस, तो आई होप आप पहली प्रॉपर्टी समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की तरफ। वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जिससे मैं एनर्जेटिक होता रहूं और आपको और भी अच्छे एनर्जी के साथ पढ़ाता रहूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए गाइस, P2 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब तो P2 को समझने से पहले एक नोट है जो पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी आपने देखा था कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है ना, A क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है एक, ठीक है, तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ A का डिटरमिनेंट उस अवयव का डिटरमिनेंट इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A डैश से। आप अभी ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो उसी को जो इंटरचेंज करने पे जो मिलती है, जो भी मैट्रिक्स या जो भी डिटरमिनेंट, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अभी देखा था आपने A1 A2 A3 ये मैट्रिक्स है, वहां पे डिटरमिनेंट था, इसको कह दिया मैंने B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है गाइस, अब इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो A डैश कैसे मिलेगा, अभी मैंने बताया। पहली रो पहले कॉलम में, पहली रो पहले कॉलम में A1 A2 A3, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो दूसरा कॉलम ऐसे बना, उठा के रखो, B1 B2 B3, ठीक है। तीसरी रो है ये, तीसरी रो तीसरे कॉलम में पटक दो ऐसे, ठीक है, पटकते रहो जब तक ये सही ना आ जाए। C1 C2 C3, कोई आसपास बैठा हो तो उसको नहीं पटकना है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में पटकना है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसपोज हो गई। तो कह रहे हैं अगर इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ A, अभी आपने देखा था इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल आ रही थी कि नहीं आ रही थी, उसकी P माना था, इसकी भी कितनी आ रही थी, P आ रही थी, मतलब वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिटरमिनेंट पे, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो सही है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ A डैश की। अगर इसका डिटरमिनेंट लोगे तब, डिटरमिनेंट मतलब ये साइन हटा दो, सिर्फ क्या लगा दो, वर्टिकल लाइन, दो ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो, डिटरमिनेंट का साइन होता है, डिटरमिनेंट साइन हटा दो, लगा दो बस, ठीक है, ऐसे, ये डिटरमिनेंट का साइन हो गया ऐसे, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो ये वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। अभी आपने देखा था अगर इसको मैंने P कहा था तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, P, सॉल्व करके बताया था। ठीक है गाइस, चलिए, तो पहला आपने नोट समझ लिया। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, P2। P2 मतलब फिर से P2 नहीं, किसी को पीटना नहीं है, बार बार ये P2 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप एक्साइटेड हो रहे होंगे पीटने के लिए किसी को, बट ऐसा करेंगे नहीं। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, चलिए देखते हैं क्या मतलब है। कि अगर किसी भी गिवन डिटरमिनेंट के लिए, चलिए डिटरमिनेंट मैंने मान लिया यहां पर, इसके एलिमेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट है आपके पास। अगर इसकी वैल्यू P मैंने कह दी, ठीक है, या डेली कह लो, क्या मतलब है। तो अगर इसमें मैंने कहा कि किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को, तीनों को नहीं अब की बात, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करने का मतलब, अगर पहली रो दूसरी रो से इंटरचेंज कर रहे हो तो समझो क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे पहली रो का पहला दूसरी रो के पहले से इंटरचेंज होगा, आपस में बदल जाएंगे ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चलिए, कि R1 और R2 को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना, दोनों तरफ साइन लगाना एरो का,
इसका मतलब R1 R2 को आपने क्या किया, म्यूचुअली इंटरचेंज किया, परस्पर परिवर्तित किया। परस्पर परिवर्तित करने का मतलब क्या है, पहला पहले से बदल दो आपस में, दूसरा दूसरे से आपस में बदल दो संगत अवयव, तीसरा तीसरे से बदल दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज, झाए झाए, ठीक है, ऐसे करना। तो यहां पर चलिए बदलते हैं। तो ये पहली रो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है। किसी दो को आपस में बदल सकते हो, R2 R3 को बदल दो ऐसे, ठीक है। ये B1 यहाँ चला जाएगा, C2 यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। जिसको नहीं बदलना है वो एज इट इज वैसे का वैसे बना रहेगा, ठीक है। तो R1 R2 को बदलते हैं। चलिए इन दोनों को बदलिए, किसी दो को बदलना है, चाहे दो कॉलम को बदल दो, किसी दो कॉलम को, चाहे किसी दो रो को। तो जो पहली वैल्यू रहेगी अगर P है तो बदलने के बाद वैल्यू -P हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह परिवर्तित होने मतलब क्या होता है, इसका साइन क्या है प्लस, तो उसका क्या हो जाएगा माइनस, बस P रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना एक कॉमन सेंस में क्या कह सकते हो, दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे जो वैल्यू पहले रहेगी बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें पहले वाले माइनस मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर खड़ाक, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में हम लोग। तो देखिए गाइस यहां पे अब मैं इसको बोल रहा हूं डेल डैश, डेल का डैश, क्योंकि दूसरी वैल्यू होगी तो इसको डेल डैश बोल दिया मैंने। इक्वल टू क्या करेंगे गाइस, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज, पहला पहले से, तो यहाँ पे B1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे B2, यहाँ पे B3, ऐसे लिख दो। या फिर आपको एक एक को चेंज करो, बात देखिए, यहाँ A1 आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे A3 आ जाएगा। इसको उठाया यहाँ पटका, इसको उठाया यहाँ पटका, बस पहला पहले से बदल दो, चाहे इसको यहाँ ऐसे करो, इसको यहाँ। मैंने सारे तरीके बता दिया, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए बाकी R3 को कुछ भी नहीं करना है बेचारे को, तो C1 C2 C3, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू प्लस का P थी तो इसकी वैल्यू -P हो जाती थी। ये प्रॉपर्टी का मतलब था, क्या था गाइस, ये इस प्रॉपर्टी का सेंटेंस था, और सेंटेंस को मैंने मैथमेटिकली अच्छे से समझा दिया। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो -6 आती, मैं कहता मान लो, तो इसकी क्या आती +6। अगर 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो, ठीक है गाइस, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में बदल दिया, तो उसकी वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी प्लस करेगा, माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस करेगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो अब मैं कैसे हो जाएगा इसको मैं बता रहा हूं। इसकी वैल्यू मैंने P मान ली थी, माना लेट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। R1 के अलोंग इसको ओपन करते हैं, R1 के अलोंग, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है, एक्सपेंशन थ्रू R1, ठीक है। तो चलिए पहला प्लस का A1, पहली रो पहला कॉलम, पहला कॉलम पहली रो गायब, ये बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, B2 C3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, C2 B3, ठीक है। इसका इसमें पहले, इसका इसमें बाद में, ठीक है। मेन डायगोनल एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई, फिर दूसरे पे आते हैं गाइस, इस पे A2 माइनस के लिए होगा, इसका माइनस साइन, उसके बाद क्या बचेगा, ये कहाँ का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे गायब कर लिया करो, छुपा लिया करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो बचे उसको लिखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। B1 C3 माइनस C1 B3, ठीक है। अब ये A3 आप इसी लाइन में लिखेंगे, आपके पास जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं, तो इसके लिए प्लस का A3, कहां का है ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छुपाओ थर्ड कॉलम छुपाओ, जो बच रहा है इसमें मेन डायगोनल ये हो जाएगा, B1 C2 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, C1 B2, ठीक है गाइस। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, जो कुछ भी सॉल्व करने पे आएगी इसकी कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, कुछ भी A1 B1 C2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 या C1 C2 C3 के प्लेस में कोई रियल वैल्यू लिखी होगी गाइस। चलो बकैती ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसमें माइनस कॉमन आ जाए तो हम कह देंगे अगर ये P है तो इसकी वैल्यू -P हो जाएगी। कैसे, ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी से कह दिया डायरेक्ट, ठीक है, समझाने के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसमें A1 A2 A3 कहां दिखा था, पहली रो में, इसमें कहां दिख रहा है, दूसरी रो में, तो दूसरी रो के अलावा एक्सपेंड कर दो, बस R2 के अलावा क्या कर दो,
एक्सपेंड R2 के अलाउंग विस्तार करने पे लिख देना, R2 के अंदर विस्तार करने पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये प्लस ये माइनस होता है, ये माइनस तो ये प्लस ये माइनस समझाने के लिए, ठीक है। तो माइनस के साथ स्टार्ट करो, माइनस का A1, बोलो बोलो बोलो, कहाँ का है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो छुपा लो, फर्स्ट कॉलम छुपा लो, ये गया, क्या बचेगा, ये एलिमेंट, ये। अब ये मेन डायगोनल B2 C3, आप डिटरमिनेंट में पहले लिखते हो ना माइनर में, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जो भाई साहब यहां से देख रहे हैं यहां से भी समझ सकते हैं, या फिर इससे पहले वाला लेक्चर देख लें, C2 B3 माइनस C2 B3, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अब इस पे आ जाते हैं, ये प्लस का रहेगा, प्लस का A2 है, चलिए ब्रेकर लगाइए, A2 कहाँ का है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये गायब, क्या बचेगा, ये तो मेन डायगोनल B1 C3 माइनस C1 B3, अब ये बच गया माइनस का A3, चलिए ब्रेकर लगाइए, A3 का सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये गया, ये बच रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है गाइस। अब 3 टर्म्स है, ये, अब इसमें तो पहला पॉजिटिव है, इसमें दूसरा नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, उल्टा हो रहा साइन, मतलब माइनस कॉमन कर लो। अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे हम तो देखो क्या मिलेगा, इसका साइन प्लस, पूरे माइनस कॉमन किया, कॉमन किया माइनस का साइन, A1 ये प्लस का हो जाएगा ये वाला टर्म्स, ठीक है। A1 अंदर क्या बचेगा, B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है। ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का A2 B1 C3 माइनस C1 B3, अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा गाइस, ठीक है। और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का A3 B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इस पूरे में क्या कॉमन है, माइनस, ध्यान से देखना। अभी जो माइनस के बाद वाली वैल्यू लिखी है इनटू में, ये ठीक है ना, ये देखिए इसके इक्वल आ रहे कि नहीं, मैच कराओ, A1 लिखा हुआ है यहाँ पे, B2 C3 माइनस C2 B3, देखते रहिए, पहला टर्म्स माइनस माइनस से इक्वल A2 के इक्वल B1 C3 इक्वल माइनस C1 B3, ठीक है, प्लस A3 के इक्वल B1 C2 ब्रैकेट के अंदर माइनस C1 B2, सब इक्वल है। अगर इसको मैंने P कहा था, इस पूरी वैल्यू को, जो भी वैल्यू आएगी, अगर ये P थी तो यहाँ P रखो, तो इसकी वैल्यू डेल डैश की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 2 रो या 2 कॉलम को आपने जब चेंज किया तो डेल डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू मैंने पहले वाले क्या कही थी, P, देखो अगर प्लस P थी तो माइनस P हो गई कि नहीं, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो गाइस ये मतलब था जो मैंने समझाया, भाई इस पूरे की वैल्यू ये है, अब इसमें माइनस कॉमन किया कि नहीं, तो इसकी वैल्यू आई कि नहीं आई, तो माइनस टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू जो भी है, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, दिए गए साइड का मान है, ये ब्रैकेट के अंदर और माइनस बाहर है, तो जब चेंज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर इसको प्लस P माना था ये माइनस P हो जा रहा है, देख पा रहे हो, यहाँ पे P लिख देंगे, देखो P लिखोगे, इसकी वैल्यू प्लस P है, तो प्लस P क्या हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, माइनस P डेल डैश की वैल्यू, P क्या है, इसकी वैल्यू। तो आई होप आप सेकंड प्रॉपर्टी को समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप सभी इसी उत्साह के साथ देखेंगे, मैं आशा करता हूं, आशा स्टडी कैंपस की तरफ से। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक भी और सब्सक्राइब भी साथ ही साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।